नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने व्याख्याता भर्ती के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ बुक्स भी आपको रिकमेंड की थी और मैंने जो बताया है उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी को दिशा देनी है। आज की इस वीडियो में हम रियलिज्म अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम रियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसको समझने का प्रयास करेंगे। रियलिज्म इसको हिंदी में कहते हैं यथार्थवाद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो व्यवहार होता है, उनके मध्य इंटरेक्शन होता है, उन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न अप्रोचेज हैं, विभिन्न उपागम हैं। यथार्थवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, सभी प्रकार के उपागम हैं। इन सभी उपागमों के बारे में हम स्टडी करेंगे। आज की हम इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट थ्योरेटिकल अप्रोच रियलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। रियलिज्म को समझने का प्रयास करेंगे कि रियलिज्म क्या कहता है। रियलिज्म, इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन, एक चित्र, एक इमेज बनाते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं रियलिज्म को समझने के लिए। जैसे ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में विभिन्न राष्ट्र, विभिन्न कंट्रीज हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। आपस में सभी राष्ट्र इंटरेक्ट करती हैं। सभी राष्ट्र आपस में ये व्यवहार करते हैं। इन सभी राष्ट्रों के आपस में व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए रियलिज्म भी एक उपागम है। रियलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है? इससे पहले हम यथार्थवाद के कुछ मुख्य लक्षण पढ़ लेते हैं। रियलिज्म के मुख्य तर्क क्या क्या हैं? रियलिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट तर्क है कि विश्व अराजक है। वर्ल्ड इज अनार्की। अराजक होने का मतलब क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ये एक अनार्किकल है, अराजक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के बिहेवियर या व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता नहीं है। अराजक होने का मतलब है नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, नो सेंट्रल अथॉरिटी। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सबसे कोर अजम्पशन, रियलिज्म का सबसे कोर अजम्पशन, सबसे कोर आइडिया, सबसे मुख्य बिंदु, मुख्य तर्क यही है, सबसे बेसिक तर्क, इंटरनेशनल सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम इज अनार्किकल सिस्टम। There is no authority, there is no central authority in international system। अब दूसरा अजम्पशन क्या है? दूसरा तर्क क्या देते हैं यथार्थवादी? दूसरा तर्क देते हैं कि स्टेट ही प्राइमरी एक्टर है। स्टेट क्या है? प्राइमरी एक्टर है। स्टेट क्या है? राज्य प्राथमिक अभिकर्ता है। राज्य
यथार्थवादी दृष्टिकोण के जितने भी थिंकर हैं, जो रियलिस्ट थिंकर्स हैं, वो सभी इस बात पर एम्फासिस देते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि यूनिट एनालिसिस स्टडी इंटरनेशनल लेवल पर की जाए। अर्थात इंटरनेशनल लेवल है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। तो फिर ये राष्ट्र क्या करेंगे? ये राष्ट्र सेल्फ हेल्प की अप्रोच अपनाएंगे। किसकी? सेल्फ हेल्प, सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता। अर्थात सभी राष्ट्र अपनी सहायता करने के लिए स्वयं को मजबूत करेंगे। सभी राष्ट्रों को अपनी स्वयं की सहायता खुद ही करनी पड़ेगी। इसके लिए पावर को एक्वायर करने का प्रयास करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवादी विचारक हैं, यथार्थवादी थिंकर हैं, वो सभी शक्ति के संघर्ष और शक्ति प्राप्ति पर बल देते हैं। पावर इज ए रिसोर्स, पावर एक संसाधन है जो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति पावर के द्वारा होती है। और राष्ट्रीय हितों की परिभाषा ही पावर से डिसाइड होती है कि किसी देश के पास कितनी पावर है। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, रियलिस्ट थिंकिंग राष्ट्रीय हितों पर बल देती है। विभिन्न राष्ट्र आपस में राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सक्रिय रहते हैं। ये कुछ रियलिस्ट या रियलिज्म के मुख्य मेन आर्गुमेंट हमने डिस्कस किए हैं, मुख्य तर्क हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो रियलिस्ट थिंकर क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनार्किकल है, अराजक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी प्रकार की केंद्रीय सत्ता नहीं है, किसी भी प्रकार की विश्व सरकार नहीं है जो राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करे। तो राष्ट्रों का व्यवहार किससे नियंत्रित हो? सेल्फ हेल्प, राष्ट्रों के द्वारा स्वयं सहायता, सेल्फ हेल्प की अप्रोच अपनाई जाती है। अपनी सहायता स्वयं को करनी पड़ती है। इसके लिए वो राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करते हैं। अपने नेशनल इंटरेस्ट के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करते हैं। मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर। तो यथार्थवादी क्या है? व्हाट इज, क्या है मैं विश्वास करते हैं। व्हाट इज में क्या है मैं विश्वास करते हैं। तो हमने रियलिस्ट थिंकिंग के कुछ कोर आर्गुमेंट देखे, उनको समझा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रियलिस्ट थिंकिंग की शुरुआत कहाँ से होती है। मैं कुछ रियलिस्ट थिंकर के नाम लिख देता हूँ इधर कि रियलिस्ट या यथार्थवादी थिंकर कौन कौन है। सबसे पहले तो हम थ्यूसिडाइडिस की बात करते हैं। थ्यूसिडाइडिस, उसके बाद हम सुनजू की बात करते हैं, मैकियावेली, उसके बाद हम होब्स, उसके बाद हम मोर्गेंथो, हंस जे मोर्गेंथो की बात करते हैं, राइनोल्ड डाइबूर की बात करते हैं। इसके बाद हम E.H. कार की बात करते हैं। E.H. कार के अलावा क्रेशनर, गिल्पिन, केनेथ वाल्ट्स, ये नव यथार्थवादी है। केनेथ वाल्ट्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म से रिलेटेड है। ये जब हम रियलिस्ट थिंकिंग या रियलिस्ट अप्रोच की हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, इसकी रूट ढूंढते हैं, हिस्ट्री की रूट, इसकी जड़ें ढूंढते हैं, तो हमें थ्यूसिडाइडिस के वर्क पेलोपोनेशियन वार
इन्होंने एक बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। वहाँ इन्होंने एक रियलिस्ट तर्क दिया है, यथार्थवादी तर्क दिया है। इन्होंने बताया कि जो एथेंस और स्पार्टा के मध्य युद्ध हुआ, उस युद्ध की विवेचना इस किताब में उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि क्यों हुआ वो युद्ध, क्योंकि एथेंस ने अपना अलायंस बना लिया स्पार्टा के विरुद्ध। एथेंस की शक्ति स्पार्टा से ज़्यादा हो गई, एथेंस की शक्ति स्पार्टा से ज़्यादा हो गई। तो इस बात को लेकर स्पार्टा अनकम्फर्टेबल और इनसिक्योर हो गया, तो उसने भी अलायंस बनाया और एथेंस के साथ युद्ध किया। मतलब बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया और युद्ध हुआ। तो यथार्थवादी बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन एक कंसेप्ट है जो आप रियलिस्ट थिंकिंग से जुड़ी है, यथार्थवादियों से जुड़ी हुई है, बैलेंस ऑफ पावर। इसके बाद सुन त्जू ने एक किताब लिखी, आर्ट ऑफ वार, युद्ध कला, युद्ध की कला। एक सुन त्जू चाइनीज़ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक हैं, इन्होंने युद्ध की कला के बारे में बड़े यथार्थवादी तर्क अपनी बुक में दिए हैं। इसके बाद हम मैकियावेली को देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के पिता मैकियावेली, नई राजनीति के न्यू पॉलिटिक्स, फादर ऑफ न्यू पॉलिटिक्स मैकियावेली को ही कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत शानदार स्टेटक्राफ्ट लिखी है, 90 पेज की किताब, द प्रिंस। बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही शानदार किताब है। इसने राजा को पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे तर्क दिए उसमें। इन मैकियावेली ने क्या कहा है, मैकियावेली ने ये कहा है कि राज्य की सुरक्षा के लिए आप राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करो, शक्ति हासिल करनी है, तरीका कोई भी अपनाओ आप, राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी साधन सम्मानजनक समझे जाएंगे। तो मैकियावेली कौन सी बात पर जोर देते हैं, मैकियावेली यथार्थवादी तर्क देते हैं, रियलिस्ट तर्क देते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं मैकियावेली एक बहुत यथार्थवादी विचारक है। सभी रियलिस्ट थिंकर हैं वो मैकियावेली से प्रेरणा लेते हैं, मैकियावेली और होब्स से। मैकियावेली और होब्स दोनों ही यथार्थवादी थिंकर हैं। होब्स को तो शक्ति सिद्धांत का शास्त्री कहा जाता है, सत्ता सिद्धांत का शास्त्री। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता और नई राजनीति का पिता मैकियावेली को कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क द प्रिंस लिखा, द प्रिंस। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क द प्रिंस की रचना की। इसी रचना में इन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए यदि कुछ भी किया जाए वो जायज़ है, लेकिन राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके बाद हम होब्स की बात करते हैं। होब्स ने 1651 में एक बुक लिखी, 1651 में, लेवियाथन, तिमिंगल लेवियाथन, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लेवियाथन। होब्स ने इस बुक में तर्क दिया कि लेवियाथन पुस्तक में हम होब्स की स्टेट ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं तो प्राकृतिक अवस्था में हम देखते हैं नीरी मारदार है, मत्स्य न्याय है, व्यक्ति का जीवन दुखी एकाकी है, सॉलिडेटरी, शॉर्ट, ब्रूटिश, नास्टी, शॉर्ट है। होब्स ने व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा बताया, दुखी बताया, और नीरी मारदार है, किसी भी प्रकार की कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, देयर इज़ नो अथॉरिटी इन स्टेट ऑफ नेचर। होब्स ने ये कहा है, होब्स ने ये कहा देयर इज़ नो अथॉरिटी, नो सेंट्रल अथॉरिटी इन स्टेट ऑफ नेचर। नीरी मारदार है, सभी को अपनी स्वयं की सुरक्षा खुद को ही करनी है, क्योंकि मत्स्य न्याय प्रचलित है। और इसी से प्रेरणा लेते हैं, इसी से यथार्थवादी थिंकर प्रेरणा लेते हैं। और वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है, वो भी तो अराजक है। देयर इज़ नो अथॉरिटी इन इंटरनेशनल सिस्टम, किसी भी प्रकार की सेंट्रल अथॉरिटी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नहीं है। फिर बात करते हैं मोरगेंथो की। मोरगेंथो ने 1948 में एक बुक लिखी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ये एक लैंडमार्क बुक है रियलिस्ट थिंकिंग के लिए। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लैंडमार्क बुक है। और मोरगेंथो को क्लासिकल रियलिज्म के लिए जाना जाता है। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, इस बुक में मोरगेंथो ने पॉलिटिकल रियलिज्म के 6 प्रिंसिपल दिए हैं। उन्हीं 6 प्रिंसिपल में रियलिज्म के सभी तर्क मौजूद हैं, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। क्लासिकल रियलिज्म, शास्त्रीय यथार्थवाद का जनक मोरगेंथो को ही माना जाता है।
इन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस जो बुक लिखी है, ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग और लैंडमार्क बुक है रियलिस्ट थिंकिंग के लिए। रियलिस्ट थिंकिंग के लिए बहुत शानदार बुक मॉर्गेंथो ने लिखी है। इस बुक में इन्होंने 6 सिद्धांत दिए हैं जो हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं E.H. कार ने एक बुक लिखी है 20 ईयर क्राइसिस, बहुत महत्वपूर्ण बुक लिखी है 1939 में। इन्होंने कहा कि 1919 से लेकर 1939 तक का जो दौर था वो एक लिबरल दौर था, एक आइडियलिस्ट अप्रोच अपनाई गई थी जो बाद में फ्लॉप हो गई, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो राष्ट्र संघ असफल हो गया। उसी समय इनको इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई, आर्थिक महामंदी, तो जो ट्रेड है वो जीरो पर आ गया, विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापार है वो जीरो पर आ गया। तो जितने भी आदर्शवादी तर्क थे, उदारवादी तर्क थे, आइडियलिस्ट लॉजिक थे, वो सारे के सारे क्या है कि प्रूव नहीं हो पा रहे थे। तो इन्होंने 20 ईयर क्राइसिस नाम की बुक लिखी कि 1919 से लेकर 1939 के बीच में जो 20 वर्ष का काल था वो बड़ा संकट का काल था। उसके बाद में रियलिस्ट थिंकिंग आई। केनेथ वाल्ट्ज एक न्यू रियलिस्ट थिंकर है, नव यथार्थवादी थिंकिंग है। इन्होंने एक बुक लिखी है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बहुत शानदार बुक है 1979 में। उसी के बाद नव यथार्थवाद आता है। नव यथार्थवाद से पहले जितनी भी सामग्री है, जितने भी लेखक हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो यथार्थवादी सिद्धांत में आते हैं। रियलिज्म के जितने भी अप्रोच हैं, क्रेशनर और गिल्पिन ये भी रियलिस्ट थिंकर हैं। तो जो रियलिज्म है, जो यथार्थवादी सिद्धांत है, रियलिज्म अप्रोच है, ये आइडियलिज्म अप्रोच, लिबरल अप्रोच के थ्योरेटिकल रिस्पॉन्स के रूप में 1930 और 40 के दशक में आई। 1930 और 40 के दशक में यथार्थवादी सिद्धांत का उद्भव हुआ। 1950-60 के दशक में रियलिज्म एक डोमिनेंट अप्रोच रही। रियलिज्म के मुख्य तर्क मैंने आपको बताए। रियलिज्म के और भी वर्जन हैं, और भी वेरिएंट्स हैं। रियलिज्म के एक वेरिएंट्स क्लासिकल रियलिज्म जो ह्यूमन नेचर पर फोकस करता है कि मानव स्वभाव में राजनीति की जड़ें निहित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत बनने चाहिए वो मानव स्वभाव के आधार पर बनने चाहिए। तो क्लासिकल रियलिज्म जिससे मॉर्गेंथो जुड़े हैं। न्यू रियलिज्म, न्यू क्लासिकल रियलिज्म, इसके बाद में लिबरलिज्म, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, विभिन्न प्रकार के वेरिएंट्स हैं। उनकी स्टडी भी हम अलग वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हमने रियलिज्म को समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।